अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना आगा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी बहुत ही गर्म मौजू के ऊपर जो आजकल ओआईसी के इजलास के हवाले से। ओआईसी का इजलास एक ऐसा इजलास जिस पे हमने देखा कि डिबेट हो रही है इंटरनेशनली भी, और ओआईसी का जो ये इजलास होने जा रहा है ये बेसिकली एक ऐसा इजलास है जिसके ऊपर अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू होगी। इस हालिया सूरत हाल के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर गुफ्तगू क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अफ़गान क्राइसिस जो हैं वो बहुत ही ऑब्वियस हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अफ़गानिस्तान जो है क्राइसिस का शिकार है, और अगर लोगों की ज़िंदगी जीना जो है मुश्किल हो जाएगी और वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ जाएंगे, तो ये सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बुरा नहीं है, ये पूरे खित्ते के लिए बुरा हो जाएगा। अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अगर क्राइसिस सामने आते हैं तो इससे बहुत सारे मामलात बिगड़ सकते हैं और इंतशार भी फैल सकता है। और ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनियंस हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर काम कर रही हैं, ख़ुद को ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट या एडवोकेट्स कह रहे हैं, तो क्या वो सोए हुए हैं या नहीं? इस वक्त में ओआईसी हमें जो है जागती दिखाई दी है। अब देखना ये है कि जो ओआईसी का इजलास होने जा रहा है, एक तो पाकिस्तान में होने जा रहा है, सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है। और दूसरी खबर ये है कि ये इजलास जो है पाकिस्तान जो होस्ट करने जा रहा है वो है ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का। यानी ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इजलास होने जा रहा है, जिसमें मुस्लिम ममालिक के जो वजारत ख़ारजा से जो लोग हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, वो शामिल होंगे। साथ ही साथ इसमें और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं। इस इजलास के बाद एक और मीटिंग भी होगी जो कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान और रशिया, बहुत सारे और ममालिक इसमें शामिल होंगे, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ ओआईसी में और भी रिप्रेजेंटेशन होगी, जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ हैं, कुछ यूएन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे यूएन से होंगी रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो एक बड़ी एडवोकेट हमें दिख रही है, ईयू की शमूलियत भी होगी, क्योंकि ईयू जो है सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए नहीं बनाया गया या उसको प्रॉस्पर करने के लिए नहीं बनाया गया। ईयू जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, एनिमल राइट्स के ऊपर, इन तमाम डोमेन्स के ऊपर ईयू जो है अपना एक रोल प्ले कर रही है। वो अलग बात है कि ईयू के ही अपने जो मेंबर्स हैं, जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स, वो ही सबसे बड़ी वॉयलेशन करते दिखाई दे रहे हैं इस दुनिया में ह्यूमन राइट्स की। सबसे पहली वॉयलेशन तो चले मैं आपको, अच्छा ये वॉयलेशन भी मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, ज़रा क्विकली मैं आपको ईयू की वॉयलेशंस बता दूं, फिर मैं ओआईसी के इजलास के ऊपर दोबारा आती हूँ। स्पेन का देख लें हम। स्पेन किस तरीके से जो है मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर उन्होंने जो है नकाब को या फिर उन्होंने जो है हिजाब को बैन किया हुआ है। यानी जो ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन सर पे दुपट्टा रखना चाहती हैं, जो कि हमारे दीन में एक हुक्म है, वो अलग बात है कि कितने लोग जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, लेकिन हमारा हुक्म तो है, हम इसे डिनाई तो नहीं कर सकते, और अल्लाह ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करते फॉलो, कुछ ऐसे हैं जो पार्शली फॉलो करते हैं, कहीं करते होंगे, कहीं नहीं करते होंगे। मैं उन पार्शली फॉलो करने वाले लोगों में से हूँ। और कुछ ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली करते होंगे, जो बहुत ही, जिनका दर्जा बहुत ऊपर है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन इसमें ये बात हम सब अग्री करेंगे, अगर थोड़ा सा भी हमें ईमान होगा, या चलिए ईमान तो छोड़ दें, इंसानियत की बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन उनमें इंसानियत है, और वो लिटरली वो ऐसा शॉक्ड फील करते हैं इस बात को सुन के कि ये क्या है, ये वो चौंक जाते हैं कि आप किसी के सर से उतार रहे हैं चादर, ज़बरदस्ती खींच कर उतार रहे हैं। मतलब ये जहालत नहीं है, ये क्या, ये जानवरियत नहीं है, ये क्या है? स्पेन इसमें पेश है, बैन है। और चले आप फ्रांस पर आ जाते हैं। फ्रांस में भी ऐसा ही है। और फिर इसके अलावा फ्रांस में जो मैक्रोन जो हैं, जिनको जूते और अंडे और टमाटर पड़ते रहते हैं अपने ही लोगों से, बेवकूफ़ इंसान, वो उन्होंने क्या बेवकूफ़ी की, हाल ही में पिछले साल की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब हुए, जो टीएलपी के लोग या कारकुन हैं वो बाहर आ गए। उन्होंने क्या जहालत की, हमारे हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ख़िलाफ़। मतलब वो फ्रांस का वो देख लें वाक़या, डेनमार्क को देख लें, वो कार्टून्स जो इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम दुश्मन कार्टून बनना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक पहले वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, जिन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की है, जिन्होंने इस किस्म के घटिया एजेंडा को या प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की कोशिश की है। वो जो घटिया कॉम्पिटिशन था रुकवाया उसको खान साहब ने, लेकिन अपोजिशन की ज़बान नहीं है मुँह में, टूटी हुई है ज़बान उनकी किसी भी इनके अच्छे काम को अप्रिशिएट करने की। मुझे तो नहीं लगता कि, पता नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर सियासत करने की ज़रूरत है, इस पे भी जो है वो सियासत करते हैं। खैर, ये तो ईयू के जो यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनकी असलियत है
کہ جو سو کال ایڈوکیٹس بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے ان کا خود یہ حال ہے. کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کی فنڈامنٹل رائٹ سے چھین رہے ہیں ان سے فنڈامنٹل رائٹ کسی بھی ملک میں اس کی کانسٹیٹیوشن میں اور اس کے آئین کے علاوہ اس کے قانون میں بلٹ ان ہوتا ہے. فنڈامنٹل رائٹ وہ ہوتا ہے جو میں اور آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں, کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. وہ اس کی تو وائلیشن کر رہے ہیں اور صاف صاف ان کے چارٹر میں لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوگی, فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوگی, اور اس میں اور بہت ساری چیزیں کلیئرلی لکھی ہیں, وہ سب وہ کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ویگر مسلمس کے اوپر, بڑا وہ بولتے ہیں, انڈیا بھی بڑا بول رہا ہوتا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. پھر ہم دوسری طرف اب آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان نہیں دکھ رہے, سیریا کے نہیں دکھ رہے کسی کو, افغانستان میں جینے دو بھائی ان کو, اب تو تم لوگ نکل گئے وہاں سے, اب تو ان کو جینے دو, اب بھی وہ ان کو اسٹیبل نہیں ہونے دے رہے. خیر, اب اس OIC کے اجلاس میں سعودی عرب کا کیا رول ہوتا ہے, سعودی عرب کتنا جو ہے بہتر اپنا سٹانس پیش کرتا ہے, یہ دیکھنا ہوگا. کیونکہ انفارچونیٹلی ہے تو مسلم ملک, لیکن اس کی جس کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہے, امریکہ کی ڈور دیکھ رہے ہیں ہم کہ امریکہ کی جو ہے پورا کنٹرول ہے سعودی کے اوپر. تو کیا وہ اس کنٹرول یا انفلوئنس سے باہر نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے, ان کے اپنے جو مفادات ہیں اس کو دیکھیں گے, کیا کریں گے. کیونکہ اب بھی سعودی عرب نے پاکستان کو انسسٹ کیا کہ آپ اپنے پاس ہی کانفرنس کرائیں. تو کیا اس بار سعودی کی نیت اچھی ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھنا ہوگا. اور کس طرح جو ہے فردر یہ سارا سینیریو سامنے آتا ہے. کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب تو بہت زیادہ سیٹسفائیڈ دکھائی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو ان کی ریکگنیشن ہے افغانستان کی, وہ سب ریکگنائز کر لیں گے, ان کو ڈیفیکٹو کی طرف آ جائیں گے, اور وہ کافی زیادہ پازیٹیو دکھائی دے رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سینیریو. اور دوسرا اس میں ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے, جہاں پہ ہم EU کی بات کر رہے تھے, UN کی بھی ریپرزنٹیشن ہوگی, EU کی بھی ریپرزنٹیشن ہوگی اس اجلاس کے بعد. جو OIC کا اس کے بعد ایک اور اجلاس بھی ہوگا, اور اس میں بہت سارے اور دیگر ممالک بھی ہوں گے, جیسے جرمنی, رشیا, چائنا, اور یعنی یہ 2 اہم اجلاس ہونا, اور وہ P5 کا اجلاس ہوگا, دوسرا جو اجلاس OIC کے بعد ہوگا. تو یہ 2 اجلاس جہاں پہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, اس پورے سیناریو میں بہت ساری چیزیں پازیٹیو دکھائی دے رہی ہیں. لیکن بہت ساری چیزوں کو ہم نے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں, بھاری تعداد میں اگر شراکت ہو رہی ہے تو وہ کیسی ہوگی, کتنے ووٹس کہاں ہوں گے, آگے کیا بات ہوگی, اور اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو کیا واقعی کوئی اچھی خبر آئے گی افغانستان کی طرف سے. کیونکہ افغانستان کو اس طریقے سے نہیں چھوڑا جا سکتا. افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا. اب جو افغان طالبان ہیں وہ افغانستان کا حصہ ہیں, آپ ان کو چھوڑ دیں, ان کو جینے دیں, اپنی مرضی سے, اپنے سٹینڈرڈ سے ان کو جینے دیں. آپ کسی اور کے اوپر اپنے سٹینڈرڈز نہیں تھوپ سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ جو OIC کا اجلاس ہے اس سے اچھی خبر یہی آئے گی کہ افغانستان کو تسلیم کیا جائے گا. اور جب اتنے سارے ممالک, اس میں صرف مسلم ممالک پھر نہیں, اور بھی ریپرزنٹیٹیوز جب آ رہے ہیں, اس کے بعد دوسرا اجلاس بھی ہو رہا ہے, تو ایک اچھی خبر ہی آگے افغانستان کے لیے آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.